हेलो एवरीवन, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। सी स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि इकोनॉमिक्स बोरिंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते, इकोनॉमिक्स में आंसर्स लिखने का ही मन नहीं करता। भाई, आंसर लिखने का मन कैसे करेगा जब आपको उसकी एग्जैक्ट टर्म्स नहीं मालूम। अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, मीन्स हर चीज़ एक टर्म पर डिपेंड करती है, और जब तक आप अपने आंसर्स में उन टर्म्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, आपका आंसर एक इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। वो पूछ रहे हैं कुछ एंड यू आर नॉट गिविंग देम द एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट थिंग दैट दे आर आस्किंग। ये समझ लीजिए आपका आंसर इनकम्प्लीट ही है। सो स्टूडेंट, प्लीज डोंट फोकस ऑन द क्वांटिटी, please focus on the quality of your answer. Improve quality of your answers and you will definitely get the marks. And after this video, at the time this video will get end, I assure you कि आपको इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी मीनिंग पता होंगे। आपको ये पता होगा कि हमें किस टर्म को कहाँ पर प्लेस करना है। सिर्फ वो वेकेंट स्पेसेस फिल करने वाला गेम नहीं खेल रहे हैं कि जगह खाली है कुछ भी भर दो। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, और 10th स्टैंडर्ड के आंसर्स कुछ तो क्वालिटी आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, मनी एंड क्रेडिट, फुल चैप्टर इन वन वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, जैसे ही ये चैप्टर हमारा यहाँ वीडियो में कंप्लीट होता है, हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हमारे होंगे PYQs। व्हाट आर दीज PYQs? PYQs मतलब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस जिन क्वेश्चन को बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि वो पूछें, सम क्वेश्चंस लाइक दैट, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें उनकी आंसरिंग कैसे करनी है। तो प्लीज 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 वॉच द वीडियो। अगली वीडियो का भी वेट करिएगा, विल अपलोड इट सून, और वो भी हम इन्फॉर्म कर देंगे पहले ही। तो आपको ये भी पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में हमें इंक्लूड क्या क्या करना है, और कैसे हमारे आंसर्स को क्वालिटी आंसर्स बनाना है। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, मनी एंड क्रेडिट। ओके स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर ही है अबाउट मनी एंड क्रेडिट। तो चैप्टर पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं। मनी है क्या, है ना? एज वी ऑल नो, पैसे हैं हाथ में, दैट इज मनी। मनी इज व्हाट? Money is what? Money. I used to get this answer all the time when I ask anyone what is money. Money is money. Money जिससे हम कुछ खरीद सकते हैं is money. Of course, है ना, जो हम खरीद सकते हैं, जो हमने वर्ड यूज किया, अब हम यहाँ पर देखते हैं। Money can be defined as anything that act as a medium of exchange, store of value and transaction. ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांजेक्शन, ऐसे भारी भरकम से थोड़े से वर्ड चले आ रहे हैं, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं पहले। व्हाट मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेज? स्टूडेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, वेट आई विल शो यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज सेज व्हाट, कि अगर आपने कोई चीज खरीदी है ना, हमने कुछ खरीदा है, तो कोई भी आपको फ्री में तो कुछ भी नहीं देगा। व्हाट वी आर गोइंग टू गिव देम द मनी। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हमने खरीदी है, खरीदने के बाद हमें उनको उस चीज के लिए मनी देनी ही पड़ती है टू कंप्लीट द प्रोसेस। एंड दिस एक्सचेंज मैकेनिज्म वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा अगर हम मनी को इंक्लूड ना करें, है ना? तो नो एक्टिविटीज कुड बी परफॉर्म इफ वी डोंट हैव मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है हमारा मनी। मीडियम हमारे लिए एक रास्ता बनाता है टू डू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमारे लिए फ्यूचर सिक्योर करते हैं, मतलब एवरीथिंग, हर पूरी जिंदगी डिपेंड करती है मनी के ऊपर आके। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, ट्रांजैक्शन। सी स्टूडेंट्स, एवरीवन परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, वो एक्टिविटीज जिनसे हम अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, जिनसे हम पैसे कमाते हैं। तो वो पैसे कमाना और ट्रांजैक्शन क्या लिंक कर रहा है आपस में?
ट्रांजैक्शन मीन्स वट एवर यू आर गेटिंग एंड वट एवर यू आर गिविंग. हम ले रहे हैं पैसे, हम किसी काम के लिए पैसे दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं. तो ये सब चीजें किसके रिस्पेक्ट में होती हैं? ये सब होती हैं मनी के रिस्पेक्ट में. ओके तो सी इतना तो समझ में आ गया कि अगर अब कभी भी कोई भी पूछता है मनी, मनी के लिए सिर्फ एक चुटकी में टर्म याद आनी चाहिए, एंड दैट टर्म इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एकदम मगब हो जाएगी हमारे दिमाग में ये. एनी सर्कुलेटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडिंग कॉइन, पेपर मनी एंड डिमांड डिपॉजिट. अभी हम फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो हमें ये पता है कि मनी इंक्लूड्स व्हाट? कॉइन, पेपर मनी, डिमांड डिपॉजिट. और देखा जाए तो अगर मैं इसमें कुछ नए फॉर्म्स भी इंक्लूड करूं तो नए फॉर्म्स में आ जाते हैं हमारे ई बैंकिंग, हमारे प्लास्टिक मनी, हमारे जो प्लास्टिक मनी से हमारे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीजें हमारी मनी ही है. ओके तो स्टूडेंट्स, मनी के लिए एक छोटी सी टर्म याद कर लीजिए, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमें कोई डेफिनेशन याद नहीं आ रही है ना, इतना ही लिख देंगे, मनी इज डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज डिफाइंड एज यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वी आर करेक्ट, नो वन इज गोइंग टू कट अवर मार्क्स. इस चीज को ध्यान कर लीजिए. ओके मूविंग फर्दर, बार्टर सिस्टम की तरफ आते हैं भाई. सी मनी आई है, मनी पहले से ही तो हमेशा से नहीं रही होगी, है ना, पहले कुछ ना कुछ रहा होगा. एज वी ऑल नो कि चीजें इवॉल्व होती हैं, हम भी इवॉल्व होकर ह्यूमंस बने हैं, तो मनी भी कहीं ना कहीं से इवॉल्व होकर आके मनी बनी होगी. देखते हैं कहाँ से आती है. तो स्टूडेंट्स, बहुत पहले वाले टाइम में चले जाएं, बिफोर, मतलब जब सिर्फ दुनिया शायद बनी ही होगी, किसी को पता भी नहीं होगा कि कभी पैसे नाम की चीज भी इस दुनिया में हो सकती है, तब चलता था बार्टर सिस्टम एंशियंट टाइम्स में. ओके व्हाट बार्टर सिस्टम सेज? बार्टर सिस्टम कहता है जैसे हम पैसों के बदले सामान खरीद रहे हैं, बार्टर सिस्टम कहता है यहाँ पर गुड्स एक्सचेंज होते हैं. मतलब यहाँ पर इन्होंने अगर देखा जाए तो गुड्स को एज अ मनी यूज किया हुआ है. ओके तो गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं. गुड्स, सी यहाँ पर ये वर्ड अपने आप में इंक्लूड कर रहे हैं कि गुड्स आर एक्सचेंज. एक्सचेंज वर्ड आ गया ना, गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी. कोई पैसा था ही नहीं उस वक्त लोगों के पास, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे. सी यहाँ पर ये देखिए, दो लोग बने हुए, वन इज हैविंग सम फ्रूट्स इन द बास्केट एंड अनदर वन इज हैविंग हेन, मुर्गा है उसके पास, मुर्गी है, व्हाटएवर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है. ओके तो ये दोनों अपना सामान एक्सचेंज कर रहे हैं. मीन्स द पर्सन जो अपने फ्रूट्स हैं वो एक्सचेंज कर रहा है, एंड द पर्सन जिसके पास ये एनिमल है वो एक्सचेंज कर रहा है. सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पर कहीं पैसे दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पैसों का जिक्र नहीं आ रहा है. दैट मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी की बात हो रही है भाई, कमोडिटीज एक्सचेंज हो रही हैं. दैट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम के बारे में इतना समझ लीजिए, अ सिस्टम वेयर गुड्स आर एक्सचेंज्ड, है ना, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड दैट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज बार्टर सिस्टम. तो सी जैसे मनी मैंने आपको बोला, आपके दिमाग में एकदम मेंटोस वाली बत्ती जलनी चाहिए कि मनी बोला है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. जैसे ही बार्टर सिस्टम बोले तो बार्टर सिस्टम में एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज गुड्स एक्सचेंज, है ना, गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज, नो यूज ऑफ मनी. सामान के बदले सामान चेंज हो रहा है. चलिए ये तो समझ में आ गया अब हमको. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. बार्टर सिस्टम में एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड स्टूडेंट्स इस पार्ट पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहता है, जैसे हमने अभी एक इसमें देखा था अपने इमेज में, दैट इमेज इज सेइंग अ पर्सन इज हैविंग फ्रूट्स एंड अनदर वन इज हैविंग मुर्गा और मुर्गी, व्हाटएवर. ठीक है, दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन वो तभी एक्सचेंज करेंगे ना व्हेन दिस पर्सन वांट्स फ्रूट एंड द अदर वन वांट्स दैट एनिमल. तभी तो वो एक्सचेंज होगा. अगर वो नहीं चाहेंगे तो एक्सचेंज नहीं होगा, एंड दैट एग्रीमेंट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के लिए इतना समझ में आ गया कि बोथ पार्टीज शुड अग्री,
है ना, दोनों पार्टी का अग्री होना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर उस चीज को हम बोलते हैं कि इट इज डबल डबल कोइंसिडेंसेस, दिस पर्सन and this person, they both are getting satisfied, that means दोनों की want satisfaction पर चल रही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ wants हो गए हैं. So this was the very 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 important part of barter system. यही तो ढूंढना होता था, मेन तो बात ही यही थी कि इन्हें ही ढूंढना है. ढूंढ लिया कि who wants to sell the things, the one who wants to buy, and the one who wants to buy should be the person who wants to sell the exact thing. दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों चीज़ों का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, तब कहीं जाकर हम कह रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गई हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये तो मतलब समय लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. मीन्स आई हैव गॉट अ पर्सन जिसको अपना मुर्गा या मुर्गी बेचनी है, ओके, बट उसे बेचनी है, उसे जो खरीदना है वो भी तो सामने वाले के पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो पर्सन भी तो रेडी होना चाहिए भाई कि मुझे आपका ये जानवर चाहिए, तब कहीं जाकर तो हमारा काम बनेगा, वरना वी विल कीप ऑन सर्चिंग एंड सर्चिंग एंड सर्चिंग, और ये सर्चिंग प्रोसेस चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी. सो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो बार्टर सिस्टम में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक का काम कर रहा है. बट इतना तो अभी समझ में आ गया कि बार्टर सिस्टम मीन्स जहां पर गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है. और बार्टर सिस्टम में जिस कहते हैं ना एक फिलॉसफी, जिस चीज पर बार्टर सिस्टम चल रहा था, जिस एस्पेक्ट पे बार्टर सिस्टम चल रहा था, यस आई विल यूज द वर्ड एस्पेक्ट, जिस एस्पेक्ट पे बार्टर सिस्टम चल रहा था, दैट एस्पेक्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इतना समझ में आ गया. आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम पे, जिसमें सबसे पहला जो बार्टर सिस्टम की नींव है, जो बार्टर सिस्टम की फाउंडेशन है, जो बार्टर सिस्टम का एस्पेक्ट है, वही उसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, वही उसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है. बिकॉज टू फाइंड द पर्सन to who wants to sell the thing and to find the person who wants to buy the exact thing, बहुत difficult task था, and it takes time, it's a time consuming process. Lack of common measure of value, lack of common measure of value means what, कि आज एटलीस्ट जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हमें गोल्ड की प्राइस पता है, और हमें ये पता है कि सोना महंगा होता है ना. हम चावल खरीदते हैं तो हमें चावल में अलग अलग वेराइटीज की प्राइस पता है, और हमें ये पता होता है कि दावत राइस महंगा होता है, और थोड़ा सा आगे चले तो वो भी महंगा ही आता है. हम गाड़ियां खरीदते हैं, हमें पता होता है कौन सी गाड़ी कितनी महंगी है और कौन सी गाड़ी सस्ती है. लेकिन पहले भाई सोने के बदले ईंट पत्थर भी एक्सचेंज हो रहे हैं, गाय के बदले अनाज एक्सचेंज हो रहे हैं. व्हाट इज दिस, किसी का कोई दूर दूर तक एक दूसरे से लिंक ही नहीं. मतलब देयर वाज नो मेजरिंग वैल्यू, दैट मेजरिंग वैल्यू जिसे आज हम रुपीज में काउंट करते हैं, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं थी. तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है. तो नाउ सी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. थर्ड ड्रॉबैक कहता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू कहता है सामान तो आपने एक्सचेंज कर लिया भाई, आपने किसी की मुर्गा मुर्गी रख ली, अपना सब्जी दे दी, किसी के कपड़े रख लिए, किसी को अपनी दालें दे दी, सब एक्सचेंज कर लिए, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है ना. बट यू हैव टू कीप दैट विद यू टू. ऐसा थोड़ी ना है कि किसी से मुर्गा बदल दिया, उसको छोड़ दिया, वो तो भाग जाएगा कहीं ना कहीं, पे पकड़ते घूमो. दूसरी चीज, हमने किसी से सामान ले लिया, अब हमें उसको स्टोर करना पड़ रहा है, उस चीज को स्टोर करने के लिए हमें और खर्चे करने पड़ रहे हैं. खर्चा तो उस टाइम पे मीन्स उसको खाना, उस मुर्गे को खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, यू नीड टू हैव द थिंग्स. तो क्या हुआ यहाँ पर, स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हो पा रही थी. मतलब जो चीज आपने ली है, यू कैन नॉट कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप नहीं रख पा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट ड्रॉबैक इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. स्टूडेंट्स, डिफर्ड पेमेंट का मीनिंग होता है, वेट आई विल राइट इट हियर. डिफर्ड पेमेंट्स का मीनिंग होता है फ्यूचर पेमेंट्स. ओके, फ्यूचर पेमेंट. भाई हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि हमने किसी ना किसी से लिया सामान, मुर्गा लिया, मुर्गी ली,
और एक्सचेंज किया है भाई, वापस भी तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि उसने आपको रखने के लिए दे दिया, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हम अपना सामान वापस ले रहे हैं, उसका सामान उसको वापस दे रहे हैं। दे तो रहे हैं, बट अगर वो आपके पास वो जानवर अब अवेलेबल ही नहीं है, भाग गया वो तो कहीं, अब क्या करोगे, कहाँ से पकड़ कर लेकर आओगे? तो यू कैन नॉट गिव द पर्सन द सेम थिंग यू बॉट फ्रॉम दैट पर्सन, है ना? आपने जो सामान उस इंसान से लिया था, यू कैन नॉट गिव दैट पर्सन द सेम थिंग एट द टाइम जब आपने एक्सचेंज किया था, वो आपके पास था बट अब नहीं है। तो यू कैन नॉट गिव द पर्सन फ्यूचर पेमेंट, मतलब आप किसी भी इंसान को फ्यूचर में वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो जो आपके पास उस वक्त थी जब आपने उससे एक्सचेंज की थी। सो दीज आर योर 4 ड्रॉबैक्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सेटिस्फाई करना मुश्किल होता था, कोई भी कॉमन मेजरिंग वैल्यू नहीं थी, रखने में बड़ी दिक्कत होती थी, एंड फ्यूचर पेमेंट्स इम्पॉसिबल थे करना, बिकॉज सेम अमाउंट तो हम उस वक्त बोल ही नहीं सकते, सेम गुड अवेलेबल होना एट द टाइम ऑफ रिटर्न वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। नॉट ऑलवेज, कभी हो भी गया तुक्के से तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो जब लिमिटेशंस देख ली हैं तो देखते हैं इन लिमिटेशंस को पूरा कैसे किया गया, कंप्लीट कैसे किया गया। सो वी हैव मनी। भाई जब किसी चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उस चीज़ से छुटकारा पा लेने में ही ना भलाई होती है। इट्स बेटर टू लीव द थिंग जो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करे, और ये तो जीवन का सार है, जो चीज़ आपके लिए ट्रबल क्रिएट करे, लीव दैट थिंग। तो हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया बिकॉज बहुत ट्रबल क्रिएट हो रही थी, हम आ गए मनी के ऊपर। मनी सी उसके अगर मैं देखूं तो एक हैशटैग चल रहा है उसका, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हैशटैग बना लो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और हैशटैग तो आप लोगों को हमेशा याद रहते हैं। तो क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट। इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं होगी, आई नो वर्ड्स डिफिकल्ट हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहा है कि मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की नीड को ओवरकम कर दिया। भाई अब आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान को ढूंढने की जो आपका सामान खरीदना चाहता हो और आपको उसका सामान खरीदना, आपके पास अब पैसे हैं, गो टू द मार्केट, बाय वट एवर यू वॉन्ट, खरीद लो, पूरी मार्केट खरीद के घर ले आओ, बिकॉज यू हैव मनी। और नहीं है तो चुप करके घर में बैठे रहो। मनी act as an intermediate in the exchange process. It is called a medium of exchange. Now see, यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है हमको, एक कार है और एक बास्केट है जिसमें फ्रूट सब भरे हुए। अगर आज हमारे पास पैसे नहीं होते, सोच कर देखिए, ये इंसान जिसकी कार होती वो जाकर उस इंसान को बेचता जिससे उसको फ्रूट्स लेने हैं, और आप सोच रहे फ्रूट्स और कार का एक्सचेंज होता। लेकिन उस चीज को तोड़ा किसने? तोड़ा पैसों ने तोड़ा, कि नहीं भाई ये सिस्टम अच्छा नहीं है, इस सिस्टम को खत्म करो। क्या कर रहे हो? कार घोड़े एकदम बड़ी बड़ी चीजों को एकदम छोटी छोटी चीजों के साथ एक्सचेंज कर रहे हो। इसको तोड़ा, इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक करा जाकर मनी ने, है ना? अब क्या हुआ, इफ यू डोंट वांट टू हैव कार, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच OLX पे बेच दे, वही वाला सीन चला दो, बेच दो ना, कार बेच दो, कार के बदले पैसे आ जाएंगे, सब्जी खरीदो, घर खरीदो, बाय वट एवर यू वॉन्ट। आपको सब्जी बेचनी है, ढूंढो कोई इंसान, और एल्स गो टू द मार्केट, बेच दो सब्जी, काम खत्म, आपके पास पैसे आ गए, नाउ यू ऑल्सो कैन बाय द थिंग वट एवर यू वॉन्ट। पर ऐसा तो नहीं करो कि कार के बदले सब्जी, ये तो अच्छा नहीं लगती ना ऐसी चीजें। तो भाई बहुत बड़ी ट्रबल थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसको ओवरकम किया हमारी मनी ने, और अगर मनी नहीं होता तो सोच कर देखिए क्या हो रहा था ये। आगे बढ़ते हैं हम, वेट, ओके, रोल्स ऑफ मनी। भाई स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर रोल्स ऑफ मनी का, कि मनी क्या रोल प्ले करता है, व्हाट आर द की रोल्स और द की फैक्टर्स दैट परफॉर्म बाय द मनी। तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, जिसमें चौथा हम डिफर्ड पेमेंट भी यूज़ कर सकते थे बट हटा देते हैं क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में ऐसा वर्ड कहीं यूज़ हुआ नहीं है। वो मैंने आपको इसलिए बताया है कि ठीक है ना, जब पढ़ रहे हैं तो इतना सा और पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रोल्स ऑफ मनी कहता है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एकदम कंठस्थ, जब कोई बोले गले से एक ही आवाज आनी चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू सेज कि नाउ वी हैव
अ यूनिट जिसमें हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ मेजर ऑफ वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सस्ती है, कौन सी महंगी है। वी कैन कंपेयर द थिंग्स, है ना, एक्सपेंसिव एंड इनएक्सपेंसिव चीज़ों में वी कैन कंपेयर द थिंग्स। Store of value, yes, you can keep your money for long period of time, as much as time you want your money to be saved, आप बिल्कुल करके रख सकते हैं। You have n number of things, you have your home, you have bank, you have फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, LIC पॉलिसीज ले लीजिए, फंड्स में इन्वेस्ट कर, मतलब एवरीथिंग यू कैन डू, बट यू कैन सेव योर मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब यहाँ से एक चीज शुरू होती है हमारी, वेट एक लिख देते हैं अपन यहाँ पे, कॉइन्स। ये कलर दिख नहीं रहा है, दूसरे कलर पर जाएंगे। ओके, हम लेते हैं वाइट कलर। कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स, इन चीजों को याद कर लीजिए कि करेंसी, करेंसी का मतलब होता है कॉइन्स एंड पेपर नोट, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, वैसे तो हम इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, ऐड करें अगर तो कॉइन्स, पेपर नोट, ये तो दोनों मिलकर हो गए करेंसी। जो भी चीज आपकी बैंक में पड़ी है डिपॉजिटेड, चाहे वो सोने, हीरे जवाहरात, आपके प्रॉपर्टी पेपर्स, आपके फंड पेपर्स, आपके शेयर्स, एवरीथिंग, जो भी डिपॉजिट है बैंक के अंदर, बैंक में डिपॉजिट्स हैं, वो सब भी आपकी मनी है, ठीक है। और कुछ देखें तो ई बैंकिंग, ई बैंकिंग भी देखा जाए तो ओवरऑल आपके अकाउंट से ही लिंक है, मतलब आपके बैंक में ही पड़ा पैसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ता हुआ हमको मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीजें हैं हमारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या आता है हमारा, करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स। ओके, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखने के बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि करेंसी क्या है और डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, या जिसको हमने अभी पीछे देखा बैंक डिपॉजिट, ठीक है। करेंसी एनी फॉर्म ऑफ मनी, पहली चीज तो जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसे गवर्नमेंट कह देगी कि ये आज से मनी है वही मनी होगा, और जिसको गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी वो मनी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे कॉइन्स, और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे पेपर नोट्स, ठीक है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, जैसे हमारे देश की करेंसी है रुपीज, अमेरिका की है USD, US डॉलर्स, यूरोप की यूरोज, मतलब एवरी कंट्री हैज देयर करेंसी, जो कि उनकी मेजरिंग यूनिट होती है, ठीक है। बट मनी है, हर चीज इज मनी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट पर आते हैं। डिमांड डिपॉजिट कहता है कि जो भी पैसा आपने आपके बैंक में डाला है, बैंक ऐसा नहीं होता है कि बस पैसे उठाए बैंक पहुंच गए, अंकल हमारे पैसे रख लो हमको जमा करने, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यू हैव टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, देन यू विल बी डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। आपने पैसे डाले आपके अकाउंट में, वो डिपॉजिट हो चुके। अब वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव योर मनी, जब भी यू डिमांड योर मनी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक को पहले कोई नोटिस देना पड़ेगा कि सर अगले हफ्ते की इस तारीख को मैं अपने पैसे निकालने आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट गो टू बैंक, आपको सिर्फ वहां पर एक अपना फॉर्म फिलिंग करनी है, एंड यू विल हैव योर मनी इन योर हैंड। और अब तो ATM हर जगह अवेलेबल है, गो एंड कार्ड स्वाइप करो, एकदम हीरो बन के ATM से बाहर आते हैं। मैंने देखा है, आई हैव सीन एन नंबर ऑफ पीपल ATM में जाते हैं, जैसे पैसे एकदम हीरो बन के, फीलिंग ही अलग आ रही होती है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब जो भी डिपॉजिट आपके बैंक में है वो सब मनी है। करेंसी में हमने ये समझ लिया कि क्या क्या होता है, पेपर नोट्स और कॉइन दोनों मिलकर करेंसी होती है, और उसके अलावा जो भी डिपॉजिट्स बैंक में है वो सब बैंक डिपॉजिट कहलाता है। और इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, बिकॉज वेन एवर यू वॉन्ट टू हैव योर मनी यू कैन विड्रॉ, सी द वर्ड हियर इज सेइंग यू कैन विड्रॉ एट एनी टाइम विदाउट एडवांस नोटिस, आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Why modern currency is accepted as medium of exchange?
मैंने अभी बताया मनी, क्यों उसको हम मनी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार बोल रही है। मोदी जी ने डीमोनेटाइज किया एक दिन, 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मोदी जी टीवी पर आते हैं, सारे प्रोग्राम्स रुक जाते हैं और एकदम से बोल देते हैं कि भाइयों और बहनों, जो आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं वो आज से नहीं चलेंगे। ओह, नहीं चलेंगे मीन्स व्हाट? तो क्या चलेंगे? अब चलेंगे नए 500 के नोट और 2000 के नोट, है ना। डिमोनेटाइज कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये चीज डिक्लेयर करी, अच्छा उन्होंने डिक्लेयर का मतलब होता है कि मोदी जी का डिसीजन तो था, बट इस चीज को अप्रूवल, इस चीज को कंप्लीट करने में हमारे बहुत बड़े बैंक, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने प्लान आउट करी। आरबीआई ने उस 500 के नोट को ब्लैक मनी में काउंट करना शुरू कर दिया और नए 500 के नोट उन्होंने प्रिंट करके मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ओके, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट पार्ट, वो सब आपके 11th-12th का पार्ट है, अगर आप आगे कॉमर्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि क्यों मॉडर्न करेंसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। पहली चीज तो बस याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन कभी भी आता है ना, इसको क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोले, क्योंकि हमारी सरकार बोल रही है, बात खत्म। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, दैट मीन्स यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हमारी गवर्नमेंट बोल देगी ये नहीं है तो नहीं होगा, वही बात है बस, कि जो सरकार बोलेगी हमें वही करना है। और सरकार, यहाँ पर सरकार का मतलब क्या है? यहाँ पर सरकार का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको एपेक्स बॉडी बोलते हैं, इंडिया की एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब हमारी कंट्री के जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही लेंगे। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई सब पूरे टीम, फाइनेंशियल एडवाइजरी टीम पूरे वही डिसीजन लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स, वैसे दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कि आपको बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक डिपॉजिट्स के कितने अकाउंट होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इतना पढ़ रहे हैं तो इतना और पढ़ ही लेते हैं वाली चीज को थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, तो इट इज सेइंग सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट छोटी सी चीज, क्या किया हमने, अपना जो अकाउंट खुलवाया है उसमें हमने अपने पैसों को सेव कर दिया, और सेव है, ठीक है, जब जरूरत होगी निकाल लेंगे, नहीं जरूरत होगी बैंक में रखे रहने देंगे। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग का मतलब हम सबको पता है, मैथ्स में भी खूब पढ़ कर आए, जो चीज रिपीट होती रहती है ना। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब जब हम, अच्छा आप बोलेंगे ये सब होता कैसे होगा, ये क्या? तो बेटे, जब आप बैंक में अकाउंट खोलोगे, आगे बड़े होगे, अकाउंट अकाउंट के साथ डील करोगे, तो वो पूछते हैं आपको सेविंग्स अकाउंट खोलना है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट करना है, या आपको करंट अकाउंट खोलना है, आपको फिक्स्ड अकाउंट खोलना है, व्हाट यू वांट। आपने सेविंग्स किया, ठीक है, अच्छी बात है। रिकरिंग डिपॉजिट में हमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट, जो हम डिसाइड करेंगे, 2000, 2500, 3000, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक तारीख पे डालनी पड़ती है। एक तारीख मतलब एक फिक्स्ड तारीख, नॉट 1 तारीख। ओके, उस तारीख पर हम डालते हैं, जितने टाइम के लिए हमने उस अकाउंट को खोला होगा उतने टाइम तक हम पैसे डालेंगे। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, वी विल गेट अवर मनी बैक विद इंटरेस्ट। करेंट डिपॉजिट होता है जो कोई भी बिजनेसमैन, जिसे सबके बिजनेस होते हैं, वो अपने बिजनेस कार्ड पे, बिजनेस कार्ड मतलब अपने बिजनेस की लाइसेंस पे जो अकाउंट्स खोलते हैं, जो डिपॉजिटिंग करते हैं, वो करेंट डिपॉजिट होता है। करेंट डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन खोलते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए करेंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। ओके, फिक्स डिपॉजिट में आते हैं एफडी। सबके घर में ये बोला जाता है, हमने अपने बच्चों के नाम पे एफडी कर रखी है जी, 18 साल के होंगे, आगे की उनकी पढ़ाई एफडी पे ही हो जाएगी। बट व्हाट इज दिस एफडी? जैसे रिकरिंग डिपॉजिट में क्या कर रहे थे, हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे डाल रहे थे और एक टाइम के बाद पूरा कर रहे थे। एफडी कहता है एक ही बार में पूरे डाल दो, बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बैंक आने की जरूरत नहीं, एक बार में पैसे डालो। 1 लाख डाल दो, 2 लाख डाल दो, 4 लाख डाल दो, 10 लाख डाल दो, बहुत है तो करोड़ डाल दो। डालने के बाद 10 साल बोला है ना, तो अब 10 साल तक हमारे पास आना नहीं, पड़े रहने दो हमारे अकाउंट में पैसे। तो दैट इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या कह रहा है कि आप एक बार डिपॉजिट करिए एंड मेक इट फिक्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आपको, और ऐसा नहीं है कि आप उसे बीच में नहीं यूज कर सकते, आपको जरूरत है बिल्कुल आप आपके अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला होगा वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा।
ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स के बाद हम आगे देखते हैं हमारी स्लाइड क्या कहती है। ओके, हमारी स्लाइड कहती है चेक। हमने अभी पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ मनी, जिसमें हमने करेंसी पढ़ा, हमने बैंक डिपॉजिट पढ़ा, एक और हमारे पास आ रहा है चेक। सबने ये चीजें 100 करोड़ का चेक देते हैं हम तुमको। ओके, जोक्स अपार्ट, ये सारी चीजें मूवी में बहुत देखी, ब्लैंक चेक देते हैं, जितनी अमाउंट भरनी है भर लेना, और आगे के डायलॉग्स तो आप सबको पता है क्या होता होगा। लेकिन चलिए देखते हैं चेक बोल क्या रहे हैं, कि चेक होता क्या है। ठीक है, अ चेक इज अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from a person's account to the person in which name of the check has been issued। इसका मतलब है कि चेक जो है वो एक पेपर है, सिंपल पेपर है। अगर मैं इस पे नाम ना लिखूं, साइन ना करूं, साइन किए बगैर तो ये चेक कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पेपर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चेक इज अ पेपर जो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है। किसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या काम करने के लिए, कि भाई मेरे अकाउंट से जो अमाउंट मैंने भरी है ना, उस अमाउंट को उस पर्सन को पे कर दीजिए जिसका नाम मैंने इस चेक पे लिखा है। अब जिस पर्सन का भी मैंने नाम इस चेक पे लिखा है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि उस पर्सन का अकाउंट भी मेरे बैंक वाले उसमें अकाउंट होने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। उस पर्सन का अपना जो अकाउंट होगा, द पर्सन विल गो एंड डिपॉजिट दैट चेक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, वेट आई शो यू। यहाँ पर ना ऐसी 2 लाइनें बनी हुई होती हैं। कलर शायद विजिबल नहीं है, दूसरे कलर से कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव दिस कलर, ओके। ऐसी 2 पैरेलल लाइंस बना देते हैं। इन 2 पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि द चेक वट एवर आई हैव मेड और द वट एवर द पर्सन हैज मेड, ये चेक जो है इसका पैसा सीधा अकाउंट में जाएगा, है ना। कब जाएगा, जब वो 2 लाइनें बनी होंगी। अगर वो 2 लाइनें नहीं बनी होंगी तो वो पैसा अकाउंट में नहीं जाएगा, उस पर्सन को हाथ में मिलेगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अभी डेफिनेशन देखो, जैसे ही मैंने अभी सबको याद होगा, जैसे मनी बोलूंगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम बोलूंगी गुड्स एक्सचेंज, जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोली एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ये सब हमें वर्ड टू वर्ड ऐसी चीजें याद होती जा रही है जैसे ही। लेकिन हम चेक पे आए, चेक मतलब अ पेपर दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू बैंक। एक पेपर जो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उस पर्सन के अकाउंट में डाल दो जिसका नाम मैंने चेक पे लिखा है। अब चेक पे होता क्या क्या है, चेक पे होता है सिग्नेटरी पार्ट, जहां पर आप आपका सिग्नेचर करते हैं। इसमें होता है आपका अकाउंट नंबर, और हम पर्सन का नाम लिखते हैं और जितना पैसा उसको देना वो सब लिखते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हैं, डेट डालते हैं और दे देते हैं। ठीक है, तो हमने अपना चेक तैयार कर दिया और दे दिया। इन्होंने चेक दिया है 22,05,000 ओनली, नहीं लिखा इन्होंने, ओनली भी लिखना चाहिए था। हाँ, ये ऐसा होता है ना कि आफ्टर राइटिंग ऑल द टाइम 100 करोड़ ओनली, तो वो लिखना चाहिए था, लिखा नहीं उन्होंने। चलिए खैर कोई नहीं, तो इतना समझ में आ गया कि व्हाट दिस चेक इज सेइंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अब। ओके, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा अपने इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। वैसे वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब यहाँ से थोड़ा सा क्या है चीजें। अच्छा, नाउ सी, फिर से हमें हमारी राइटिंग पैड की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे पड़ गई, मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ बी, यहाँ मैंने लिख दिया है डी, ओके, और यहाँ मैंने बना दिया है एक और बी। क्या कह रहे हैं, ये डबल बी और डी। ये वाला जो बीच वाला बी है, दिस वन, ओके, दिस इज फॉर द बैंक। इसको पहले तो मैं अंडरलाइन कर दूं, या मैं इस पर ब्लॉक बना देती हूँ क्योंकि ना दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अच्छे से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये जो बीच में मैंने ये दिख रहा है अपन को, ये वाला पार्ट जो ये है, ये मैंने बैंक के लिए बनाया है। ये डी मैंने बनाया है, इस पे मैं सर्कल बनाऊंगी और इस पर भी मैं सर्कल बनाऊंगी। ओके, जो स्क्वायर में जो बी है दैट इज फॉर द बैंक, जो डी बनाया है दैट इज फॉर डिपॉजिटर, और ये वाला जो बी बनाया है दिस इज फॉर द बोरोवर। तो डिपॉजिटर ने अपना जो पैसा है वो बैंक में डाल दिया, ठीक है, बैंक के पास पैसे आ गए। अब जिसको पैसों की जरूरत होगी, द वन हु वांट्स टू बोरो मनी, वो किससे लेगा, बैंक से लेगा। तो देखो एक
चेन बन गई, डिपॉजिटर भी बैंक के पास गया, बोरोवर भी बैंक के पास गया, लेकिन डिपॉजिटर अपना पैसा देने बैंक के पास गया, बोरोवर पैसे लेने बैंक के पास गया। डिपॉजिटर ने बैंक में पैसे डाले तो डिपॉजिटर विल गेट द इंटरेस्ट। अरे इतने सारे सर्कल क्यों बन गए, ये नहीं चाहिए हमको, पैड चाहिए था। ओके, डिपॉजिटर ने बैंक में पैसे डाले, द पर्सन विल गेट इंटरेस्ट, है ना। 10,000 डाले, 20,000 डाले, 40,000 डाले, उन सब पे कुछ तो बैंक उनको इंटरेस्ट देगा, वरना क्यों डालेगा कोई अपने पैसे बैंक में। ये बोरोवर जो है भाई, ये बोरोवर बैंक से बोरो करेगा मनी, तो बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब दोनों तरफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन एक जगह इंटरेस्ट बैंक पे कर रहा है और एक जगह से इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो पैसा बच जाता है, बाय चांस बैंक ने डिपॉजिटर को इंटरेस्ट पे किया 100 रुपए का, लेकिन वसूलने वाले से बैंक ने जो इंटरेस्ट वसूला वो 500 रुपए वसूले, 400 रुपए की कमाई हो गई है बैंक की, और वही बैंक का होता है सोर्स ऑफ इनकम। चलो इनको हटा लेते हैं थोड़ा सा, सबको एक एक करके टाटा बाय बाय करते हैं यहाँ से। ओके गुड, इस पर बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। ओके तो चलो अब हम शुरू करते हैं, लोन एक्टिविटीज बैंक में कैसे तैयार होती हैं, ठीक है। बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। स्टूडेंट एक चीज याद रखिएगा, जो भी पैसे हमने बैंक में डाले हैं, ठीक है, बैंक पूरा पैसा अपने पास नहीं रखता, उसका कुछ परसेंट बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है, समझ लीजिए एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना ही पड़ता है, बिकॉज अगर बैंक को अपनी आइडेंटिटी बैंक के तौर पे बनाकर रखनी है तो बैंक हैज़ टू गिव सम अमाउंट टू आरबीआई, ताकि क्या हो सके, वो अपना बैंक की आइडेंटिटी पर बना रहे, ठीक। जिसमें से आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे अभी हम कोविड गाइडलाइंस देखते हैं ना, मास्क लगाना अनिवार्य है, तो जोक्स अपार्ट, उसी तरीके से आरबीआई का भी कुछ कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि बैंक को जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो उस 1,000 में से कुछ परसेंट तो आरबीआई 20% है, वैसे आपको ऐसे बुक में दिया नहीं हुआ है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, 20% मनी द बैंक विल गिव टू आरबीआई, ठीक है। और बचा कितना, 80%, उस 80% में से 15% पैसा बैंक को, उस 80% में से भी नहीं, वैसे तो पूरे 1,000 का 15% उनको अपने पास डिपॉजिट के तौर पे रखना पड़ता है, कैश के तौर पे, क्योंकि भाई किसी को भी कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और कोई भी बैंक के पास दोबारा जा सकते हैं कि आई वांट माय मनी, जैसे हमने अभी 1 घंटे पहले डिपॉजिट किए, 1 घंटे बाद फिर जरूरत पड़ गई पैसों की, हम पहुंच गए बैंक, क्या काम करने के लिए, अपने पैसे वापस निकाल लें। इसलिए आरबीआई ने बोला है कि एटलीस्ट 15% डिपॉजिट्स को आपको क्या करके रखना है, अपने पास कैश के तौर पे, जैसे अपन बोलते हैं ना इमरजेंसी में घर में पैसे होने चाहिए, किसी ने वक्त नहीं देखा कब क्या हो जाए, तो वो वक्त क्या हो जाए, वो सब बैंक्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो बैंक 15% पैसे, अपने पैसे मतलब 15% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट अपने पास कैश के तौर पे रखते हैं, 20% दे गिव टू आरबीआई, जिससे उनका अपने आइडेंटिटी को क्रिएट करके रखें, बाकी बचे हुए पैसे से 65% बच रहा है, आई गेस, है ना, 20% उधर दे दिया, 15% ये हो गया, 65% बच रहा है, बाकी के पैसों से लोन चलाया जाता है, ठीक है। बाकी के पैसे जो बच रहे हैं उससे हम लोन करेंगे। अब बैंक जो होते हैं उनका एक पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब पूरे बैंक, इंडिया के पूरे बैंक या वर्ल्ड वाइड बैंक, सब में यही चीजें फॉलो होती हैं कि कोई भी इंसान, इस पूरे इंडिया में अगर 125 करोड़ लोग रहते हैं, तो 125 करोड़ लोग एक बार में अपना पूरा पैसा विड्रॉ करने नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। एक बार में कोई डिपॉजिट करेगा तो दूसरे बार में कोई विड्रॉ करेगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। इसीलिए बैंक्स क्या करते हैं, 15% डिपॉजिट को अपने पास कैश के तौर पे रख लेते हैं कि व्हेन समवन विल कम, इसको पैसों की जरूरत होगी, हम उनको उनके पैसे वापस कर देंगे, किसी और के उठा के, फिर किसी और के उठा के, किसी और के, एंड दिस गोज ऑन,
ठीक है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन, जो हमने 65% की बात करी, बैंक क्या कर रहा है, अब उसका लोन बना रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको इन सब पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बैंक क्या करते हैं। बैंक 15% अमाउंट को क्या करके रखते हैं, अपने पास कैश बनाकर रखते हैं। क्यों रखते हैं? बिकॉज एनी टाइम इफ एनी पर्सन विजिट्स द बैंक टू विड्रॉ द मनी, तो उनके पास हर अकाउंट का 15-15-15% इतना पैसा तो होता है कि दे कैन गिव द मनी बैक। ठीक है। लोन कहाँ से दिया जाता है? जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स होता है वहां से लोन दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक, जो हमने अभी बात की थी कि जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो बैंक की वो कमाई हो जाएगी, इनकम। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट स्लाइड इज। क्रेडिट का मतलब क्या होता है भाई? क्रेडिट तो हम सभी करते हैं, है ना भाई। 50 रुपए देना, अगले हफ्ते देता हूँ, ये तो अपना प्रोसेस ही चलता रहता है। तो क्रेडिट इज समथिंग, a kind of what? Agreement. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money. Lender ने क्या? Lender means the person who gives money, borrower means the person who borrows the money. दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि इतना इतना पैसा मुझे चाहिए, मुझे दे दो, और एक फ्यूचर डेट डिसाइड हो जाती है, फ्यूचर में हम आपको पे कर देंगे इतना पैसा। वही चीज देखिए बैंक में, यहाँ से इफ आई कैन सी, डिपॉजिटर्स ने डाला, ठीक है, सेवर्स ने अपना पैसा यहाँ से बैंक से विड्रॉ भी कर लिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है। कौन इंटरेस्ट पे कर रहा है? बैंक पे कर रहा है। तो ये जो है ये डिपॉजिटर्स हैं, ये डिपॉजिट भी कर रहे हैं और ये विड्रॉ भी कर रहे हैं। डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसी पैसे पे उनको क्या मिल रहा है? यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। अरे पिछली स्लाइड, ओके। वहीं जो बोरोवर्स हैं, दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, सी, एंड उसके बदले में बैंक क्या ले रहा है उनसे? उनसे ले रहा है इंटरेस्ट। इस फिगर को थोड़ा सा और ध्यान से देख लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैंक जो है भाई वो इंटरमीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसके बीच में? सेवर्स एंड बोरोवर्स, डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स, और द अदर वर्ड लेंडर्स एंड बोरोवर्स, इनके बीच के इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। डिपॉजिटर्स डिपॉजिट मनी इन द बैंक एंड दे गेट इंटरेस्ट ओवर इट। बोरोवर्स बोरो मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड दे पे इंटरेस्ट टू द बैंक। कमाई हो रही है बैंक की यहाँ से, देते कम है, इंटरेस्ट देते कम है, और चार्ज तो वो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हमने उनसे कोई जायदाद ली हुई है वो वापस करनी है। चलिए आगे देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सी, बैंक जब आपको लोन देता है तो कुछ शर्तों पे लोन दिया जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और यही चार हमको, चार तो नहीं वैसे 3 होती है, चौथी हमने इंक्लूड कर दी है, उसको भी हम देख लेंगे, बट अपनी बुक में जो है वो 3 दी हुई है। इन 3 को बहुत 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 अच्छे से कर दीजिए कि बस याद हो जाए, यही लिखना है हमको जैसे ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला जाए। तो चलिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, फर्स्ट वन इज कोलैटरल। कोलैटरल मीन्स जब हम अपना कोई एसेट जिसकी कुछ वैल्यू है वो हम बैंक को देते हैं, सो दैट बैंक हमें किस सिक्योरिटी, किस पर्पस पर इतना पैसा देगा, है ना। एनीथिंग दैट वी कीप एज अ सिक्योरिटी इन द बैंक, उसे कोलैटरल बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब योर वैलिड डॉक्यूमेंट्स, योर आधार कार्ड, योर आइडेंटिटी कार्ड, योर एड्रेस प्रूफ, योर एवरीथिंग, योर डॉक्यूमेंटेशन। एंड देन इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन्स 6% पर लोन ले रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपए लोन ले रहे हैं और उस पर हम 6%, आपको उस 1 लाख का 6% हम आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। मोड ऑफ रीपेमेंट सेज कि हम EMIs में पे करेंगे, हम 3 महीने वाले पार्ट पे पे करेंगे, या दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये हम आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट में से इसको एलिमिनेट कर कर चलते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हम सिर्फ 3 चीजों को लेंगे, दैट इज कोलेट्रल। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, इस चीज को ऐसे क्रॉस लगा दो। लिख भी दोगे तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपकी बुक में जो दिए हैं वो दिए हैं कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारी आगे की स्लाइड क्या कहती है।
ओके, इस पे जाने से पहले ना एक बार छोटा सा एक रिकैप ले लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्योंकि कोलैटरल मीन्स एनी एसेट दैट वी कीप एज अ सिक्योरिटी इन द बैंक, जिसे आम भाषा में बोलते हैं गिरवी रखने के लिए कुछ सामान होना चाहिए, सिक्योरिटी तो होती है, तो वो चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिनको बैंक वेरीफाई करेगा कि आप इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है, आप इस दुनिया, मतलब दुनिया तो नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है। इंटरेस्ट रेट, मतलब आप अग्री करते हैं इतने इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए, दैट थिंग, ठीक है। मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप आपका लोन किस तरीके से रीपे करेंगे, किस तरीके से आप पे बैक करेंगे उस लोन को, वो सारी चीज़ें। बट मेक श्योर कि जैसे ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट आए तो मेंटोस वाली बत्ती जल रही है 3 चीज़ों के लिए तो एटलीस्ट जल जाए, चौथी तो 3 के लिए जल जाए, चौथी के लिए ना भी जलाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक और हम एनसीईआरटी को तो एकदम भगवान मानकर चलने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम मतलब एनसीईआरटी से ही पूछे जाने वाली हैं चीज़ें। कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरेस्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रुप ऑफ लोन्स, फॉर्मल सेक्टर लोन्स, इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। हमने अभी जो ये बैंक वैंक देखा, ये क्या है, ये फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, ये सब क्या है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, कि होता क्या है। फॉर्मल सेक्टर लोन कहता है जब भी हम लोन लेंगे फ्रॉम बैंक या फिर किसी कोऑपरेटिव से, कोऑपरेटिव्स मतलब किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन्स लेंगे, अभी हम कोऑपरेटिव्स को भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक या किसी कोऑपरेटिव से लोन लेंगे तो वो कौन सा लोन कहलाएगा, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। अंडर जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो किसके सुपरविजन में रहता है, आरबीआई के सुपरविजन में रहता है। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं क्योंकि वो आरबीआई डिसाइड करता है, अपनी मनमर्जी नहीं चल रही है कि 4% पे दे देना भैया, इस महीने इंटरेस्ट नहीं हो पाया प्लीज माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू पे एंड यू हैव टू पे, ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू पे। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इंटरेस्ट जो आरबीआई लगाएगा वही हमको फॉलो करना है। इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स होता है, जो लोन्स हम किन से लेते हैं, मनी लेंडर्स, मतलब जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं, जो किराए बोल रही हूँ, जो आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड, जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं, जिनका काम ही होता है इस तरीके से पैसे चलाने का, दोज वन। ओके, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, जिनसे मतलब जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनका एक होता है ना कि अभी दोस्ती यारी में पैसे ले लो, बाद में हम उन्हें पैसे वापस कर देंगे, सॉर्ट ऑफ, वो होता है इनफॉर्मल। कोई सुपरविजन नहीं होता, किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उनको कौन सुपरवाइज करेगा। कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, जैसे ना भाई अभी 50 दे दिया, अच्छा तुम मुझसे 100 ले लेना बाद में, 50 के बदले 100 देना, मतलब पूरे 100% का इंटरेस्ट रेट, मतलब किसी से 1 लाख लेके उसको 2 लाख वापस देने वाली बात हो गई। अगर ऐसा हो गया बैंक में तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे सबके ही, बैंक एकदम ऐसे पैसों से भर जाएंगे जिसकी हद नहीं है। ओके, तो सी डिफरेंस बिटवीन देखा हमने, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 2 तरीके से लोन्स को ग्रुप किया गया है, एक है फॉर्मल सेक्टर, एक है इनफॉर्मल सेक्टर। अब मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पर कुछ एड ऑन कर रही हूँ। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, वेट ले मिया, जिसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं। ओके, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और जिसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। तो ये याद रखिएगा, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स मतलब दैट सेक्टर दैट लोन्स आर टेकन फ्रॉम बैंक्स और कोऑपरेटिव्स एंड दोज हैव टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स। और इनफॉर्मल्स जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं लगाते हैं, दोज हु डोंट हैव एनी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कुछ नहीं, अपनी मर्जी, कोई आरबीआई नहीं। तो देखो डिफरेंस पॉइंट मिले, 3 पॉइंट्स मिल गए बड़े अच्छे से, कि एक तो भाई जो लोन बैंक और कोऑपरेटिव से मिलता है, दूसरा इनको आरबीआई सुपरवाइज करता है, तीसरा रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होते हैं, जो मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ट्रेडर्स, इन सब से लिए जाते हैं, इनको कोई सुपरवाइज नहीं करता, इन पे कोई आरबीआई नहीं है, इनका कोई आरबीआई होता ही नहीं है, और कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई, बहुत ज्यादा होते हैं।
ओके, आगे देखते हैं। लोन टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, ये आपकी बुक में एक ऐसा पाई चार्ट करके स्टैटिक्स दिए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, पुअर हाउस होल्ड्स जो कि बहुत ही गरीब घर के लोग जो होते हैं, और अर्बन हाउस होल्ड्स की बात हो रही है। ओके, जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं वो हैं, इन्होंने बोला है जो ब्लू कलर है दैट इज फॉर द इनफॉर्मल एंड द पर्पल कलर इज फॉर द फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं 85% लोग। आप समझ रहे हैं? अच्छा, क्यों लेते होंगे? कभी ये सोचा है कि वाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन इज टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर? क्योंकि ना उनके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होती हैं, उनके पास कोलैटरल नहीं होता है रखने के लिए, उनके पास व्हाट वी से डॉक्यूमेंट्स, दे डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, रहने की जगह नहीं होती है, उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है, तो दे डोंट गो टू द बैंक। उनको लगता है अपने रिश्तेदारों से पैसा मांगना ही ईजी है। ठीक है, हाउस होल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स, मतलब ये वो लोग हो गए जो थोड़े मिडिल क्लास टाइप के लोग हो गए, है ना। 53% of the people take loan from informal sector and 47% of the people take loan from फॉर्मल सेक्टर। थोड़ा सा भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल चुका है, फॉर्मल में स्टिल वी हैव 47 और इनफॉर्मल में अभी भी ज्यादा है। अब हम आ गए वेल ऑफ हाउस होल्ड। वेल ऑफ हाउस होल्ड होते हैं वो लोग जो भरपूर हैं, उनके कोई कमी नहीं है, एंड दे आर वेल एजुकेटेड, दे नो हाउ टू डील। यहाँ पर देखो 72% पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर एंड ओनली 28% आर टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल। मतलब भाई बहन मौसी चाचा चाची इन सबसे दिले कि घर पे मत बताना, अभी हमको पैसे दे दो, हम आपको वापस कर देंगे, ऐसा वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। और अगर रिच हाउस होल्ड, मतलब एकदम अमीर वाले, तो वो तो लोन ही लेते हैं, वो लोन लेते हैं और बोलना नहीं चाहिए बट लोन लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं चुकाते हैं तो वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। दे डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो देखो यहाँ पे पर्पल कलर पूरे में ही फैला हुआ दिख रहा है। 90% पीपल ऑफ रिच हाउस होल्ड, उन्हें शान लगती है कि बड़े बड़े बैंक से लोन ले लो, दोस्त यारों भाई बहनों में मांगने में तो इज्जत घटती है ना उनको, फिर ऐसा पता चल जाएगा कि अरे ये तो हमसे पैसे मांग रहा है तो ये काय का रिच है, तो दे टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। ओके, तो देखो इतना समझ में आ गया, जो पुअर हाउस होल्ड है दे डोंट टेक, मच पीपल आर नॉट इन्वॉल्व इन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव कोलैटरल, दे डोंट हैव योर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली। उसके बाद जो थोड़े फ्यू एसेट्स मतलब जिनका थोड़ा बहुत अच्छी खासी चीज़ें, मिडिल क्लास लोग हैं वो होते हैं, वो 53% ऐसे हैं जो इनफॉर्मल, अभी भी ज़्यादा हैं इनफॉर्मल से लोन ले रहे हैं, 47% ही ऐसे हैं जो फॉर्मल से लोन ले रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे इनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इनमें से ऐसे बनेगा कि वाई पुअर हाउस होल्ड्स डू नॉट टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव कोलैटरल, दे डोंट हैव डॉक्यूमेंटेशन, और उनके पास इतनी है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट भी पे कर पाए, है ना। इतनी इनकम ही नहीं होती है उनके पास। तो ये सारी चीजें हमें अपने थोड़ा सा इन चीजों को फॉलो अप करना है। ओके, तो आगे देखते हैं क्या कह रही है आगे की स्लाइड। ओके, रोल ऑफ आरबीआई, भाई बड़ी चीज है आरबीआई, बहुत ज्यादा। बैंकर्स बैंक है, हमारे बैंक का भी बैंक होता है, जैसे कहते हैं ना किंग, आरबीआई इज अ किंग। चलो, सबसे पहला फंक्शन जो कि आरबीआई परफॉर्म कर रहा है वो है करेंसी इशू करने का। स्टूडेंट्स इस चीज को एकदम याद कर लो कि कोई भी जो करेंसी है वो आरबीआई की परमिशन के बिना कभी मार्केट में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। स्लाइड कहाँ गई? ओके ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो है एपेक्स बॉडी है, आरबीआई जो है बैंकर्स बैंक है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ बैंक है। वाह, वी हैव अ गुड वर्ड, गवर्नमेंट ऑफ बैंक, बैंक की सरकार। चलो देखते हैं इसके क्या रोल है। इशूज करेंसी, यस, है ना। बेटा हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और वो सेंट्रल बैंक उस देश की करेंसी को इशू करता है, ठीक है। तो वी हैव इन इंडिया सेंट्रल बैंक के नाम से है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ही करेंसी इशू करते हैं। आप हर नोट पर देखिएगा ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, मात्र 1 रुपए के नोट को छोड़ के हर नोट पे
गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन होते हैं, 1 रुपए के नोट पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी के साइन होते हैं। उसके अलावा जो कॉइन्स होते हैं वो कॉइन्स भी आरबीआई की परमिशन से होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं उनकी परमिशन के बिना कुछ बन जाएगा, लेकिन उन्हें बनाती है फाइनेंशियल, जो हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, और बाकी जितने भी नोट्स हैं उन सब पे सिग्नेचर आ जाते हैं हमारे आरबीआई के गवर्नर के। मतलब आरबीआई परमिशन देगा तो ही नोट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, देश में कितना किस देश का पैसा आएगा जाएगा उन सब का जो हिसाब है ना वो आरबीआई रखता है। बैंक को भी सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक भी कौन है? आरबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है अपन को लोगों पे, कितना इंटरेस्ट देना है लोगों को, वो सब कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। सरकार का बैंक भी आरबीआई होता है। भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका अकाउंट किस में होगा? पंजाब नेशनल बैंक में? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, उनका अकाउंट होगा आरबीआई में। मध्य प्रदेश सरकार का अकाउंट किस में होगा? उसका अकाउंट होगा आरबीआई में। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के अकाउंट्स होते हैं कहाँ होते हैं? आरबीआई में अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो, ठीक है। वो नरेंद्र मोदी के नाम से अकाउंट नहीं होगा, वो शिवराज सिंह चौहान के नाम से अकाउंट नहीं होगा, वो अकाउंट होगा पीएम के नाम से, पीएम है ना, पीएम ऑफ इंडिया या पीएमओ अकाउंट ऐसे होगा। तो दीज थिंग इतना समझ में आ गया कि आरबीआई बहुत बड़ी चीज है। आरबीआई इतने सारे काम करती है, इसमें से अगर हमें 4 भी याद रह गए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब हमने ये सब चीजें देखी तो इतने में ये तो समझ में आ गया कि हर इंसान लोन लेने के लिए रेडी है, बट एक्सेप्ट द पुअर। उन्हें बहुत डर लगता है लोन लेने से, और ये सही भी एक तरीके से, बिकॉज कैसे चुकाएंगे? आज पैसा है, किश्त भर देंगे, ईएमआई भर देंगे। ईएमआई मतलब इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, आज भर देंगे, लेकिन नहीं है पैसे तो हम कहाँ से पैसा रीपे करेंगे? सबके दिमाग में ये बात तो जाती ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। क्या हुआ? गरीब जितने भी लोग होते हैं उन्होंने आपस में ही एक दूसरे की मदद करनी शुरू करी। कैसे करी? घर पड़ोस के आजू बाजू जितने लोग हैं उनको इकट्ठा करके 20-25 लोग, थोड़े पैसे आप मिलाओ, आप मिला के पैसे इकट्ठे हो गए। अब जिसको जरूरत है उसको पैसे दे दिए, फिर अगले महीने इकट्ठे करेंगे, फिर जिसको जरूरत होगी उसको, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हेल्पिंग आवर सेल्फ, है ना। इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर SHG। डेफिनेशन क्या कह रही है? पुअर हाउस होल्ड, डेफिनेशन नहीं मतलब उसका मीनिंग, पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये याद कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन पूछते हैं इस पे से कि क्यों पुअर हाउस होल्ड्स बचते हैं लोन लेने से, दे अवॉइड कि हमें लोन नहीं लेना है। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, ये तो सत्य बात नहीं है प्रेजेंट। Even if banks are present, getting a loan from a bank is much more difficult as it requires proper documents and collateral, क्योंकि उनके पास नहीं है। होता तो फिर तो बात ही क्या थी। तो ये तो समझ में आ गया कि जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो लोन से अपने आप को थोड़ा सा बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि ये रीजंस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Self-help groups. To overcome these problems, people created self-help group, that is SHG. SHG are small group of people which promote small savings among their member. छोटे छोटे कहते हैं 100 रुपए भी जोड़ लिया, अगर 10 लोग हैं 100 रुपए भी जोड़ लिए तो 1000 तो उनके पास इकट्ठे हो गए। किसी एक को दे दिए 1000 रुपए, फिर अगली बार, फिर अगले महीने फिर 100 जोड़ लिए, फिर किसी और को 1000, ऐसे करते हर इंसान का एक बार नंबर भी आ जाएगा। हर इंसान को एक बार में 1000 रुपए भी मिल जाएंगे, वो 1000 रुपए कहीं खर्च भी कर लेगा। तो ये क्या हुआ? हमने हेल्प भी कर दी, एक छोटी सेविंग भी हो गई, अपना काम भी हो गया। A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to one neighborhood who meet and सेव रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि हर दिन पैसे देना, रेगुलरली का मतलब होता है इन एवरी मंथ कर लो या हर 2 महीने में कर लो, बट हर उसमें दे डू सच काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आता है और मैंने उसको पॉइंट्स में ही आपके सामने प्रेजेंट किया है। इट हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल, क्योंकि
होता ही नहीं है ना उनके पास कोलैटरल, एकदम गरीब लोग हैं, वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से प्रॉपर्टी पेपर्स ले आएंगे, कहाँ से गाड़ियाँ ले आएंगे कि हम कोलैटरल रख रहे हैं। पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पस, मतलब वेराइटी ऑफ पर्पस की बात है यहाँ पे, वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, ठीक है। SHG आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूरल लोगों को तो बनाने में SHG ने बहुत बड़ा काम किया है। उसी के दम पे लोग अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते रहे और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से भी आप कह रहे थे कि असिस्टेंस मिलनी चालू हो गई, बैंक से भी हेल्प मिलनी चालू हो गई, थोड़ा उनका लेवल बढ़ गया, मतलब धीरे 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 चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। The regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social, यहाँ पे लिखा नहीं है इट्स सोशल प्रॉब्लम, चलो एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। सोशल ओके, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जब हम डेली मिलते हैं तो भी डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके भी ढूंढते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे जब तक 10-12 लोग आपस में मिलकर पैसे जोड़ रहे हैं तब तक तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहला रहा है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब बैंक से थोड़ी सी पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अच्छे खासे लोग हो गए, खूब पैसा आ रहा है, तो हमने बैंक की तरफ एक एप्लीकेशन दी कि हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं और हम महीने में इतना इतना पैसा जोड़ लेते हैं, तो बैंक भी अब आपको हेल्प करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आपकी ग्रुप को बैंक पैसा देना शुरू हो जाएगा और जिसको लोन चाहिए उसको लोन भी मिल जाएगा, और जैसे हम पहले ग्रुप में पैसे जोड़ते थे हम वही पैसे बैंक की तरफ देना शुरू हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये भी हेल्प मिल गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत बड़ा काम कर दिया। नाउ अच्छा लिखा था आगे, आई डिड नॉट सी इट, इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। ओके, ये बहुत इनका नाम तो बड़ा फेमस है, मोहम्मद यूनुस, जो कि इन्होंने ग्रामीण बैंक खोला था जो कि है बांग्लादेश में, as a means of providing small loans to poor individuals. In 2006, Grameen and Yunus were awarded the Nobel Prize for ग्रामीण बैंक एंड द पर्सन, उनको अवार्ड किया गया नोबल प्राइज से, क्यों किया, बिकॉज ही डिड अ ग्रेट डीड, अच्छा काम किया उन्होंने, तो अच्छा काम किया, अच्छे काम के लिए उनको प्राइज भी अवार्ड किया, लेकिन उस अच्छे काम में ये देखिए कि रूरल पीपल, गरीब लोगों का लोन मिलने वाला जो एक प्रोसेस था वो थोड़ा इजी कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान कर लें हम। हमने इस पूरे चैप्टर में देख लिया मनी क्या है, मनी कहाँ से आया, बार्टर सिस्टम के बाद निकल के आया, बार्टर सिस्टम देख लिया हमने, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स देख ली, फिर हमने एक बार हम वापस जाते हैं रिकैप करते हुए, फिर हम थैंक यू पे आएंगे। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश को देख लिया कि बांग्लादेश के थे, इन्होंने पहले तो एसएचजी को इन्होंने बढ़ाया जो कि छोटा छोटा बैंक बना, ग्रामीण बैंक बना, फिर इनको अवार्ड भी मिला। फिर हमने ये भी देख लिया कि एसएचजी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं वो भी हमने देख लिया, क्यों गरीब लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में डरते हैं, उसके 2 रीजन हमने देख लिए। फिर हमने देख लिया आरबीआई का रोल क्या है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखे कि गरीबों कितने कितने % लोग इन्वॉल्व हैं किस टाइप का लोन लेने में, दोनों सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस देख लिया हमने, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, हमने ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें पढ़ ली। टर्म्स ऑफ क्रेडिट देख ली, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरेस्ट रेट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। हमने क्रेडिट देख लिया कि क्रेडिट क्या होता है, कैसे बैंक जो है वो इंटरमीडिएट का काम करते हैं। लोन एक्टिविटीज़ देख ली कि कैसे बैंक लोन प्रोवाइड करता है। चेक एक पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट भी देख लिए, सेविंग्स डिपॉजिट, रिकरिंग, करेंट एंड फिक्स्ड। हमने मॉडर्न करेंसी को ये भी देख लिया कि क्यों उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जा रहा है, क्योंकि उसे सरकार ने बोला है। फिर हमने करेंसी और डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन देख ली, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से लर्न करिएगा।
मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी हमने देखा। हमने रोल्स ऑफ मनी देखा, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर हम मनी, ऑफ कोर्स मनी ही पढ़ रहे थे पूरा, हमने बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस देखी, बार्टर सिस्टम देखा, फिर से मनी देखा, और इसके बाद हम सीधे लास्ट में जा रहे हैं, यहीं से जाएंगे अब हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपलोड होगी वो इसी चैप्टर के PYQs होंगे, और इसी चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं वो होंगे, और किस क्वेश्चन में हमें इन नोट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।